जंगल। तो रघु थोड़ा सांस लेने बैठ गया और सोचने लगा, खाना खा लेता हूँ, आगे का काम खा कर करूँगा। वीरेंद्र सिंह भी शिकार करने आया हुआ था। उसके साथ उसका मंत्री और कुछ सैनिक भी थे। दोनों में दूरी बहुत कम रह गई थी। राजा ने निशाना तो बहुत ही इतनी सुंदर थी कि राजा अपने होश ही खो बैठा। वो डाल दी। एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद वो अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटी नयना रहती थी। रघु के पास खेती के लिए जो जमीन थी वो उपजाऊ नहीं थी, जिससे उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थी। एक दिन गांव वालों ने रघु से कहा, अरे रघु, जमीन पर थोड़ी और मेहनत कर, थोड़ा पैसा लगा, तब जाकर ये सुधरेगी। इसमें भरपूर खाद डालोगे तो अच्छी फसल होगी। रघु दुखी मन से कहता, मेरे पास इतना धन कहाँ कि मैं इसमें खाद डाल सकूं? उसके पास 2 बैल भी थे, जिनका पालन पोषण करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन जब दोनों बैल से कराह रहे थे, सुमित्रा ने कहा, सुनो जी, जंगल से उनके लिए चारा ले आओ। ये हमारे अन्नदाता हैं, इन्हें भूखा नहीं रखना चाहिए। रघु ने जवाब दिया, ठीक है, मैं जाता हूँ, मेरी दराती ला कर दो। तभी उनकी बेटी नैना आ गई और बोली, पिताजी, मैं भी चलूं? मुझे जंगल से कुछ फल भी लाने हैं। रघु ने मना करते हुए कहा, नहीं मेरी गुड़िया, तेरे लिए मैं खुद फल ले आऊंगा। जंगल से लौटने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम माँ के साथ यहीं रहो। सुमित्रा ने भी बेटी को समझाया तो नैना मान गई। रघु ने अपनी कमर में खाना बांधा, दरांती ली और जंगल के लिए निकल पड़ा। एक घंटे में रघु जंगल पहुंचा और ज्यादा घास वाली जगह तलाशने लगा। कुछ देर में उसे बढ़िया घास वाली जगह मिल गई, जिसे देखकर वो खुश होकर बोला, अरे वाह, यहाँ तो बहुत घास है। बड़ा सा ढेर काट कर ले जाऊंगा तो बैल भी खुश हो जाएंगे। इसके बाद रघु घास फूस काटकर एक तरफ कपड़े पर इकट्ठा करने लगा। घास काटते हुए दोपहर हो गई और दोपहर में रघु जब थक कर चूर हो गया तो रघु थोड़ा सांस लेने बैठ गया और सोचने लगा, खाना खा लेता हूँ, आगे का काम खा कर करूँगा। उसने हाथों की तरफ देखा तो वो बहुत गंदे थे, तो वो हाथ धोने के लिए पानी तलाशने लगा। अरे कहीं तालाब नजर नहीं आ रहा, प्यास भी लगी है और हाथ भी रघु धोने हैं। ढूंढते ढूंढते हुए आगे निकल गया। उधर जंगल में वहां का राजा वीरेंद्र सिंह भी शिकार करने आया हुआ था। उसके साथ उसका मंत्री और कुछ सैनिक भी थे। आज देखना, मैं तुम सबको बढ़िया शिकार कर पकवा कर खिलाऊंगा, बस एक बार शिकार नजर आ जाए। जंगल में सैनिकों ने तंबू गाड़ दिए थे और 2 सैनिक राजा के साथ चल दिए। मंत्री और बाकी के सैनिक वहीं रुक गए। राजा शिकार करने घने जंगल में निकल गया। राजा को एक हिरन नजर आया और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते वो आगे निकल गया, जिससे सैनिक पीछे छूट गए। हिरन जमकर दौड़ रहा था और राजा का घोड़ा पर उसके पीछे पूरे जोश के साथ दौड़ लगा रहा था।
राजा के हाथ में शिकार के लिए भाला और बगल में तीर कमान थे। राजा बीच पेड़ों से होते हुए हिरन के पीछे पहुंच गया। अब दोनों में दूरी बहुत कम रह गई थी। राजा ने निशाना साधा और हिरन की तरफ भाला फेंक दिया। भाला अपने दिशा में जा चुका था, मगर हिरन गिरा हुआ दिखाई नहीं दिया। राजा ने घोड़ा रोका और हिरन को आसपास ढूंढने लगा। हिरन को ढूंढते हुए उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं। वो आवाजों के पीछे चल दिया। अरे, ये तो किसी स्त्री की आवाज है। लेकिन इस घने जंगल में स्त्रियां क्या कर रही हैं? यही सोचकर राजा आवाज की दिशा में बढ़ रहा था। राजा आगे बढ़ता हुआ सामने देखकर हक्का बक्का रह गया। दो बहुत ही खूबसूरत स्त्रियां हंस कर बतिया रही थीं। राजा ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। जो उनमें बड़ी थीं वो कह रही थीं, शिवांगी, अब तुम 17 की हो, बस 1 साल का इंतजार, और 18 की होते ही जो शक्तियां मेरे पास हैं वो तुम में भी आ जाएंगी। क्या सच माँ, मैं भी आपकी तरह रूप बदल सकूंगी? माँ ने कहा, हाँ शिवांगी बेटा, तुम और भी खूबसूरत हो जाएगी। जो चाहोगी कर सकोगी, लेकिन अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। जो मणि तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे पास तब तक ही रहेगी जब तक तुम किसी मासूम का बुरा नहीं करोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मणि अपनी शक्ति खो देगी। राजा ये सुनकर हैरान हो गया। उसने नागमणि के बारे में सुना तो था, लेकिन आज इसके बारे में साक्षात सुन रहा था। राजा को यकीन हो गया कि ये दोनों नागिन हैं और ये छोटी वाली इसकी बेटी है। बेटी इतनी सुंदर थी कि राजा अपने होश ही खो बैठा। वो दोनों सुंदर नृत्य कर रही थी और राजा मंत्रमुग्ध सा देख रहा था। तभी राजा ने सोचा, क्यों ना इसकी बेटी को अपने महल में रख लिया जाए और मणि पाकर मनचाहा काम करा लिया जाए। अगर मुझे इसकी बेटी मिल जाती है तो कितना अच्छा होगा। इससे सुंदर किसी की कोई रानी नहीं होगी और मणि पाकर मैं सबसे शक्तिशाली भी बन जाऊंगा। बस ये बात मुझे गुप्त रखनी होगी। राजा ने नागिन से बात करने का सोचा और उसे आवाज दी। है नागिन। दोनों हैरान होकर इधर-उधर देखने लगीं। राजा ने करीब जाकर नागिन पर धनुष तान। दोनों घबराकर राजा को देखने लगीं। नागिन ने कहा, अपनी मौत के पास आया है मानव, तू यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। राजा ने हंसकर कहा, मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि ये जहर बुझा तीर तुम्हें कुछ ही देर में खत्म कर सकता है। अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो और मुक्त हो जाओ। नागिन ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, वाह रे बेवकूफ मनुष्य, जहर बुझा तीर मुझे मारेगा? एक नागिन पर भला ये क्या असर करेगा? तब राजा ने कहा, ये आम जहर नहीं है, तू बचेगी नहीं। या तो मुझे मणि दे दे या इसकी शादी मुझसे कर। नागिन ने कहा, मणि मिलने से पहले अगर शादी हो गई तो मणि नहीं मिलती। ये नागलोक का नियम है। राजा ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। राजा ने नागिन की बेटी को कंधे पर उठा लिया। नागिन ने उसे खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन लंबा चौड़ा राजा उसे लेकर तेजी से भाग रहा था। श्रावण मास चल रहा था और किसी भी नागिन को डसने की अनुमति भी नहीं थी। अब नागिन को सिर्फ बल के इस्तेमाल से ही अपनी बेटी को बचाना था। राजा ने घोड़े के करीब पहुंचकर शिवांगी को घोड़े पर लादा और कमर से तलवार निकाल दी। नागिन नाग रूप लेकर जब तक उसके पैरों में लिपट चुकी थी, राजा हिल भी नहीं पा रहा था। इस बात का फायदा उठाकर पैर में लिपटी नागिन ने मृणाल को भागने के लिए कहा, भागो शिवांगी।
राजा ने तभी हाथ में ली तलवार नीचे देखते हुए नागिन पर चलाने की कोशिश की। इधर शिवांगी घोड़े से उतरकर भाग चुकी थी, लेकिन शिवांगी माँ की मदद के बिना रूप नहीं बदल सकती थी। वो घने जंगल में छुपकर राजा की तरफ देखने लगी। नागिन तलवार के वार से जख्मी हो गई और राजा को छोड़कर निकल भागी। राजा पत्तों के ढेर के बीच उसे ढूंढता ही रह गया। मृणाल ने माँ को भागते देखकर राहत की सांस ली। राजा हाथ ही मसल कर रह गया और बोला, कोई बात नहीं, अभी मेरा डेरा इसी जंगल में रहेगा। देखता हूँ ये नागिन कहाँ छुपती है। मैं इसकी बेटी से शादी करके रहूँगा। उधर रघु को तालाब मिल गया था, जहाँ हाथ धोकर उसने खाना भी खा लिया था। खाना खाकर जब वो वापस पानी पीने गया तो उसे जख्मी नागिन स्त्री रूप में दिखाई दी। शिवांगी उसे पानी पिला रही थी और उसका जख्म धो रही थी। शिवांगी माँ के लिए दुखी हो रही थी। रामू से देखा न गया तो वो उनके पास गया और बोला, अरे, आप लोग इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? आपको तो चोट भी लगी है, ये कैसे हो गया? रामू को सामने देखकर नागिन ने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं और ठोकर खाने से चोट लग गई है। रामू ने एक औषधीय पौधा ढूंढकर उसकी छाल का लेप बनाया और शिवांगी को लगाने को दिया। जैसे ही शिवांगी ने उसको लगाया तो उसकी नागिन माँ को आराम होने लगा और दर्द से छुटकारा मिल गया। रामू ने कहा, आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। लेकिन नागिन ने मना कर दिया। रामू ने कहा, आप मेरे साथ कुछ दूर तक चलिए, मैं आगे का रास्ता समझा दूंगा, फिर आप निकल जाना। अब मुझे घर भी जाना है, मगर उससे पहले अपनी बेटी नैना के लिए जंगल से फल भी तोड़ने हैं। कहीं मुझे देर ना हो जाए, घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। रघु जाने लगा तो नागिन ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों पर फल निकल आए। इतने रंग बिरंगे मीठे मीठे फल देखकर रघु ने सोचा, ये सब पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आ गया? और मैं यहीं से तो आया था। लेकिन रघु ने देर होती देख सोचना छोड़कर पेड़ों से फल तोड़ने शुरू कर दिए। उसने काफी सारे फल तोड़कर इकट्ठे कर लिए थे और रघु इतने सारे फल देखकर बहुत खुश था। उसने सारे फल एक पोटली में बांध लिया और घास का गट्ठर सिर पर रखकर घर के लिए निकल पड़ा। नागिन और उसकी बेटी साथ नहीं आई, जिस पर रघु को अजीब लग रहा था। अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जाने क्यों दोनों मेरे साथ नहीं आईं। रघु सोचता हुआ घर पहुंच गया। उधर राजा को जंगल में दूसरा शिकार मिल गया था, जिसे उसके सैनिकों ने जंगल में ही पका लिया था। राजा बैठा सोच रहा था, नागिन जंगल छोड़कर गांव तो नहीं जाएगी। कल फिर से ढूंढूंगा दोनों को। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एवं कमेंट पे नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें या एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई धमाकेदार स्टोरी के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।